नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीपीएससी वाला पर। एक बार फिर मैं आप सबके सामने यहां पर उपस्थित हूं और जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, या मैं ये कहूं कि ये सपना है हर एक उस अभ्यर्थी का जो सिविल सेवा की तैयारी करता है। विशेषतः उत्तर प्रदेश में ये एक वॉल ऑफ फेम अगर मैं ये कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर एक अभ्यर्थी का ये सपना होता है कि यहां पर जाके एक फोटो जो है वो क्लिक हो जाए। और अब मौका भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है, ये 3 चरणों में होता है, प्रारंभिकी, मुख्य परीक्षा और उसके बाद में साक्षात्कार। कहने को साक्षात्कार जो है ये केवल 100 नंबर का है, लेकिन ये 100 नंबर आपकी रैंक को निर्धारित करते हैं और इसीलिए आपको तैयारी में यहां पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स में हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, मेंस में बहुत सारा लेखन शैली जो है उसको हमने विकसित किया है, लेकिन यहां पर अब जो परख है वो आपके विचारों की, आपकी भावनाओं की, आपकी जो तनाव की स्थिति है उसमें अपने आप को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किसी बात को लेकर कैसे विचार रखते हैं, वो तमाम सारी बातें जो है वो आपसे यहां पर इस इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब सवाल यह है कि ये सेशन आपके सामने आज आया क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा ये पूछता है कि सर पहले प्रीलिम्स की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं या फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं। देखिए, मैं आपको हमेशा इस बात को बोलता हूं कि ये तैयारी जो है वो एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है वो आपको यहां पर करनी होती है। और इंटरव्यू देते टाइम पर आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये बातें भी मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कशन जो है वो यहां पर करने वाले हैं। आइए जरा मेरे साथ, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस इंटरव्यू पर्टिकुलर जो आपके पास सेशन जो होता है, इसमें किन बातों को या कैसे सवाल जो हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो अपने नाम का उपयोग किए बिना पैनल में अपना परिचय दें। सिविल सेवाओं में करियर बनाने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया, समाज में मीडिया की भूमिका पर आपकी क्या राय है। नॉर्डिक या जो स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज होते हैं, कहा जाता है कि वहां की जलवायु बहुत ज्यादा विषम है ना, जनसंख्या में क्षेत्र में छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी विकसित है। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। इसके साथ साथ में मुझे भारत में काम करने वाली कोई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एमएनसीज में काम करते हैं, तो उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे जहां आपके व्यक्तिगत मूल्य आपके आधिकारिक कर्तव्यों से टकराते हैं। कहीं मूल्य और आपके कर्तव्य जो हैं अगर उनके बीच में क्लैश हुआ तो कैसे आप डील करेंगे। अपने राज्य देश में हाल ही में लागू की गई नीति के पेशेवर और विपक्षों पर चर्चा करना है आपको। जो भी नई नीति जो लागू की उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में आप कैसे अपने विचार रखते हैं। भारत के सामने विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, एक लोकतांत्रिक समाज में एक सिविल सेवक की क्या भूमिका है। यानी कि हर एक बिंदु पर आपके विचार जो है वो यहां पर जाने जाते हैं उस पैनल, उस बोर्ड के द्वारा। ये बात तो सर कॉमन सी बात है, लेकिन ये मैं क्यों आपके साथ में कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया और उन इंटरव्यू में कुछ उनसे सवाल जो यहां पर पूछे गए, उन सवालों की बेस बनाकर, उनका आधार बनाकर आप भी उनको अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं, जिससे जब कभी आपके पास ऐसा मौका आए तो आप अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं आके। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा, यहां पर एक अभ्यर्थी है, उनका नाम हम लोग यहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड मेंबर जो है या बोर्ड के जो सीनियर जो अधिकारी हैं AK वर्मा सर, उनसे उनका बोर्ड है और वहां पर कुछ सवाल जो है वो एक यहां पर अभ्यर्थी से पूछे गए। जैसे कि आप टेंशन में तो नहीं है, ये सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ऐसा मौका है तो बिल्कुल बिंदास होके, ऑब्वियस सी बात है हम नर्वस रहते हैं, इतना बड़ा मौका है जीवन का, लाइफ चेंजिंग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये पल है, थोड़े से नर्वस रहते हैं तो अपने आप को काम डाउन रखना है। वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी आईज एक्सप्रेशन बहुत कुछ यहां पर डिसाइड करते हैं। एक छोटी सी, एक हल्की सी मुस्कान जो है वो आपके चेहरे पर, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल तुमको सवाल नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी आप हंसे जा रहे हो, एक छोटी सी मुस्कान जो है वो आपके चेहरे पर होना चाहिए। हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, टेंशन फ्री होकर आराम से बैठिए। गुलाम वंश के शासकों के नाम बताइए। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासकों के नाम बताइए। मतलब मुझे लगता है कि ये जो एप्लीकेंट, जो यहां पर जो कैंडिडेट है, ये थोड़े से नर्वस फील कर रहे होंगे, इसलिए धीरे धीरे बातों को यहां पर स्टार्ट किया गया है।
गुलाम वंश से आपने क्या सीखा? गुप्तचर संस्थाओं का वर्तमान में महत्व क्या है? रॉ का क्या कार्य है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसका क्या कार्य होता है? उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में बताइए, आमजन में इसका क्या महत्व है? पुलिस प्रशासन पर आमजन को प्रताड़ित करने के आरोप लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? अब ये सारी बातें जो हम क्लास जब करते हैं तो लगभग लगभग ऐसे हर एक बिंदु पर चर्चा कर ली जाती है कि क्या यहां पर आप क्या विचार रखते हैं या क्या आपने सीखा है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका पक्ष है, क्या इसका विपक्ष है। ऐसे सवाल यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत का सेकुलरिज्म पश्चिम से कैसे अलग है? यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ध्यान रखना, कि जो आपका फ्रांस है और फ्रांस के साथ में जो भारत का सेकुलरिज्म जो है ना, ये किस प्रकार से अलग है, ये बात ध्यान रखना। फेक न्यूज को कैसे रोकोगे? क्या भारतीय मीडिया पक्षपाती है? मीडिया की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? सर्वधर्म समभाव का स्रोत क्या है? सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या होता है? अपनी 2 विशेषताएं बताइए जो प्रशासन में काम आए। यदि आप एसडीएम बने तो प्राथमिकता क्या होगी? और उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है? यानी कि अब इन क्वेश्चंस को आप देख रहे होगे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस टाइम पर जो चल रहा है। एक जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय मीडिया पक्षपाती है, या मीडिया की पारदर्शिता जो है वो कैसे सुनिश्चित होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके विचार होने चाहिए, और कहीं भी आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी एक पक्ष के पर आपका ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। आप एकदम से बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब बिल्कुल मीडिया पक्षपाती है। आपको न्यूट्रल रहकर अपना जवाब जो है वो यहां पर देना होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सवाल जो है वो ए.के. वर्मा सर जो बोर्ड है वहां पर आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे पास में दूसरा जो यहां पर बोर्ड है वो है हरेंद्र प्रताप सिंह सर का। इसमें भी कुछ ऐसे, अब यहां पर जो कैंडिडेट है ये पहले से सिलेक्टेड है, 2020 बैच के सहायक सेवा योजना अधिकारी है। नाम और स्थान को छोड़ें, अपने बारे में बताइए, क्या शिक्षा ली है और क्या कर रहे हो, ठीक है। अब बताया कि मैं सेवा नियोजन अधिकारी हूं, तो उसके बारे में पूछने लगे कि आपके कार्य क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कोई ऐसी स्किल बताइए जिसका बिना खर्च किए ही पैसा लोगों को दिलवा दें। अगर आप पहले से ही यानी कि 2020 में सिलेक्टेड है तो इतने सालों तक आपने क्या किया, या बीच में भी कोई इंटरव्यू आपने दिया? रोजगार की क्या समस्या है, कैसे निवारण कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रोजगार को लेकर, उससे सवाल आपसे पूछे गए। युवा सरकारी नौकरी ही चाहते हैं, कैसे उन्हें मनाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है। यूनिकॉर्न के बारे में बताइए। अब प्राइवेट सेक्टर की बात आई तो यूनिकॉर्न की चर्चा यहां पर आ गई है। आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं, कैसे आप काउंसलिंग करेंगे जो अलग अलग रिलीजन के हैं, फेथ के हैं, लैंग्वेज के हैं, कैसे आप उनको यहां पर समझाएंगे। कितनी काउंसिल करते हैं आप? 3 साधु सन्यासी या मैथमेटिशियन के नाम बताइए। अब कहीं ना कहीं ये बात जो है वो उनके एकेडमिक से जुड़ी होगी, हो सकता है ऐसा कुछ। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि स्वामी जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है, उन्होंने जो प्रयागराज में जो धार्मिक आयोजन जो था वहां को लेकर एक विवाद जो था, उसको लेकर भी यहां पर सवाल है कि अगर आप एसडीएम होते तो क्या करते? भगदड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्यों नहीं हो पाती है? युवा वर्ग सुसाइड बहुत कर रहा है, क्या रीजन है? आप इसे कैसे रोकेंगे? ह्यूमन वैल्यूज का पहला स्तंभ कहां से शुरू होता है? डार्विन का सिद्धांत बताइए, वो तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कुछ ऐसे सवाल जो हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यहां पर आपसे पूछे गए। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर जो परख है वो सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं है, आपके विचार भी यहां पर पूछे जाएंगे, परखे जाएंगे। ज्वलंत कोई मुद्दा है, करंट का कोई टॉपिक है, वहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग, अगर आप इस जगह होते, आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप क्या करते? जैसे एक सवाल एक बार पूछा गया कि मान लीजिए कि आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग है जहां पर आपको अल्कोहल कंज्यूम करना ही होगा, तो आप क्या करेंगे? मतलब क्योंकि ये आपके जो वैल्यूज हैं उनसे टकरा रहा है, अब नौकरी करनी है या फिर ये अल्कोहल कंज्यूम करना है। तो ये ऐसे कुछ सवाल जो होते हैं ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाकर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यहां पर आपसे पूछे ही जाते हैं। और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी तैयारी जो है, जब से आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वैसे ही चीजों के बारे में सोचना और समझना, उन पर डिस्कस करना, उन पर बात करना, विचार करना, है ना, ये करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जब आप फाइनली इंटरव्यू देने जाएं तो आप हंसते मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप उस चेयर पर बैठे, बोर्ड के मेंबर जब आपको देखें तो लगे कि हाँ, कोई कॉन्फिडेंस के साथ व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो उनके सामने बैठा हुआ है। खैर ये सारी बातें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलती है। और इसीलिए स्पेशली मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यहां पर यूपीपीएससी 2024 आईजीपी बैच 2024। आईजीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरव्यू।
जी का मतलब है गाइडेंस और पी का मतलब है यहां पर प्रोग्राम 2024। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो टॉपर हैं वो यहां पर आपको सेशन लेंगे। इसके अलावा ये फ्री बैच है और 8 आईजीपी बुकलेट जो है, यानी कि 8 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बुकलेट जो है वो भी आपको इस बैच में यहां पर मिलने वाली है। बहुत अच्छे से आपको हर एक बातें यहां पर सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, क्या पूछा जा सकता है, कैसे आप अपना जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको यहां पर बताई जाएंगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे इस आईजीपी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक्सपीरियंस पैनल मेंबर्स के साथ मिलेगा, रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टू गेट मोर इंफॉर्मेशन स्कैन करें या कमेंट में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है और वहां से आप अपने आप को इस आईजीपी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कहने को तो केवल 100 नंबर हैं, लेकिन ये 100 नंबर आपकी रैंक को निर्धारित करेंगे। और ये एक बार अगर आपने जो सोचा है वो रैंक आपको मिल जाए तो फिर कहने क्या। इसीलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं हमारे इस यूपीपीएससी 2024 के इस आईजीपी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए यूपीपीएससी वाला के साथ। तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा, बाकी सारी बातें करेंगे हम लोग अगले सेशन में। अगर आपका कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए।